आज की इस वीडियो में हम इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज पे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज को डिस्कस किया था, लेकिन अगर एक दफ़ा फिर इंक्रीमेंटल कैश फ्लो के कंसेप्ट को रिवाइज करें तो इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज वो तमाम एडिशनल या इजाफी कैश फ्लोज होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में किसी नए प्रोजेक्ट को लेने की वजह से आते हैं। मतलब नए प्रोजेक्ट से आने वाले जितने भी ऑपरेटिंग कैश फ्लोज होंगे इजाफी, उन्हें हम कहेंगे इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज। अब इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज में भी दो तरह के कैश फ्लोज होते हैं, एक होते हैं कैश इनफ्लोज और एक होते हैं कैश आउटफ्लोज। इन कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लोज की बेसिस पे नेट कैश फ्लोज को फाइंड किया जाता है। तो मतलब क्या हुआ कि इंक्रीमेंटल नेट कैश फ्लोज इक्वल होते हैं इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लोज के और इंक्रीमेंटल आउटफ्लोज के। इंक्रीमेंटल नेट कैश फ्लोज इक्वल होते हैं इंक्रीमेंटल इनफ्लोज में से इंक्रीमेंटल आउटफ्लोज को लेस करने के बाद जो कैश फ्लोज बच जाते हैं वो होते हैं हमारे पास इंक्रीमेंटल नेट कैश फ्लोज। लेट सपोज कंपनी के दो प्रोजेक्ट्स हैं, एक है प्रोजेक्ट ए, एक है प्रोजेक्ट बी। हम कहते हैं कि प्रोजेक्ट ए की जो सेल्स थी वो थी 200 जो पहले से चल रहा था, और प्रोजेक्ट बी की जो सेल्स थी वो थी 300 जो अभी नया स्टार्ट करना है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस क्या है, 100 का। और ये डिफरेंस क्यों है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोजेक्ट बी को लेना चाह रही है, प्रोजेक्ट बी को करना चाह रही है, जिसकी वजह से उसे एडिशनल 100 रुपए का रेवेन्यू या सेल्स जनरेट होंगी। तो ये हो गया इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज, इजाफी कैश फ्लोज जो नया प्रोजेक्ट लेने की वजह से आ रहे हैं। तो इसी कंसेप्ट की बेसिस पे अब हम अगर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो यहाँ पे XYZ कंपनी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम दी गई है, जिसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि कैलकुलेट करें इंक्रीमेंटल प्रॉफिट को एंड सजेस्ट इफ दे विल कंसीडर द न्यू प्रोजेक्ट और नॉट, और सजेस्ट करें कि क्या कंपनी को नया प्रोजेक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे हम डेटा पढ़ लेते हैं XYZ कंपनी के लिए। कंपनी इज कंसिडरिंग टू टेक अ न्यू प्रोजेक्ट, कंपनी चाहती है कि वो एक नया प्रोजेक्ट ले, एंड इट्स एग्जिस्टिंग एंड न्यू प्रोजेक्ट डेटा इज एज अंडर, और उसके नए और पुराने जो प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड यहाँ पे डेटा दिया गया है, जिसमें सेल्स दी गई है एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट की और न्यू प्रोजेक्ट की। इसी तरह से वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट दी गई है एग्जिस्टिंग और न्यू प्रोजेक्ट की। यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन दी गई है कि न्यू प्रोजेक्ट की इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 8 लाख रुपए, 800,000 रुपीज। It is further assumed that existing project sale increased by 5%। ये कहा जा रहा है फर्दर कि 5% जो एग्जिस्टिंग की सेल्स हैं सिर्फ, जो कि 2000 है, वो 5% से बढ़ जाएंगी, एंड कॉस्ट बाय 6%, और ये जो तमाम कॉस्ट दी गई है ये 6% से बढ़ जाएगी फॉर 2 years, 2 सालों के लिए। मतलब ये जो डेटा दिया गया है ये 2 सालों पे जाएगा और 2 सालों में ये बढ़ेगी 5% पहले साल में, 5% दूसरे साल में, इसी तरह 6% पहले और 6% दूसरे साल में। न्यू प्रोजेक्ट से रिलेटेड ये डेटा दिया गया है कि सेल्स इंक्रीज बाय 10%, सेल्स 10% से बढ़ेंगी, और वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज बाय 8%, और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 8% से इंक्रीज करेगी फॉर 2 years। यहाँ पे भी जो एग्जिस्टिंग भी है वो भी वेरिएबल कॉस्ट थी कि वेरिएबल कॉस्ट भी 6% से बढ़ेगी। तो अब हमने इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज निकालने हैं, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, जिसके लिए हमें इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज चाहिए होंगे। तो यहाँ से हम अपने सॉल्यूशंस को करते हैं स्टार्ट और कैलकुलेट करते हैं इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज को। अब इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज कुछ प्रोजेक्ट न्यू से रिलेटेड होंगी और इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज होंगी कुछ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट की। तो हम यहाँ पे न्यू और एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट की कैश फ्लोज को लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम ईयर्स को, और 2 साल हमें बताए गए हैं कि जो इनके कॉस्ट होंगी वो 2 साल की होंगी। तो यहाँ पर इसी तरह ईयर 1, ईयर 2 नए प्रोजेक्ट के लिए, और ईयर 1 और ईयर 2 पुराने प्रोजेक्ट के लिए। अब रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने इंक्रीमेंटल प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है, जिसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जिस्टिंग और न्यू की सेल्स क्या है, उसके बाद तमाम कॉस्ट को लेस करने के बाद प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। सेल्स है 2000 रुपीज की एग्जिस्टिंग के लिए और 3000 की न्यू के लिए, और एग्जिस्टिंग के लिए इंफॉर्मेशन है कि सेल्स 5% से बढ़ेंगी और न्यू के लिए इंफॉर्मेशन है कि सेल्स 10% से बढ़ेंगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एग्जिस्टिंग पहले है और न्यू बाद में, और हमने इंक्रीमेंटल निकालना है, इसके लिए हमने न्यू को पहले लिख दिया है और एग्जिस्टिंग को बाद में लिख दिया है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम अपनी अब सेल्स को कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे दोनों के लिए, और न्यू के लिए सेल्स दी गई थी 3000 की और
एग्जिस्टिंग के लिए सेल्स थी 2000 की, और यहाँ पर भी जो रुपीज होंगे वो रुपीज होंगे थाउजेंड्स में, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में दिए गए हैं वो भी रुपीज दिए गए हैं थाउजेंड्स में। तो यहाँ पे सेल्स अब ईयर 1 के लिए 3000 थी, तो हमने क्या करना है कि इस 3000 को 10% से इंक्रीज करना है। तो 10% के लिए हम क्या कर लेंगे, 10 को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये हमारे पास 0.1 आ जाएगा, तो इससे हमें ईज हो जाएगी। तो जो 100 होता है वो 100% 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे 1 प्लस 1.1 कर देंगे तो ये हमारे पास 0.1 कर देंगे तो ये हमारे पास 1.1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास फैक्टर निकल आया है इंक्रीज करने के लिए। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पर सेल्स जो है 3000 रुपए की, उसको पहले साल में इंक्रीज करना है, पहले ही साल में 1.1 से मल्टीप्लाई करके। तो ये सेल्स आ गई 3300 की। अब ईयर 1 की जो सेल्स हैं वो है 3300। अब ईयर 2 की सेल्स के लिए क्या करेंगे कि इस 3300 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.1 जो कि फैक्टर है उसके साथ, तो ईयर 2 की सेल्स आ जाएंगी। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के लिए भी क्या करेंगे कि 2000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.05 से, क्योंकि यहाँ पर जो इंक्रीज करने की परसेंटेज थी वो थी 5%, और यहाँ पर फिर अब क्या करेंगे नेक्स्ट में कि इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.05 से, तो ये हमारे पास एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के ईयर 2 के लिए भी सेल्स आ गई। तो अब सेल्स में से लेस करनी है वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट के लिए इंफॉर्मेशन दी गई है कि वेरिएबल कॉस्ट 800 एग्जिस्टिंग की है और 950 न्यू की है। एग्जिस्टिंग के लिए 6% बढ़ेगी और न्यू के लिए 8% बढ़ेगी। तो पहले एग्जिस्टिंग जो है 800 उसको 6% पे बढ़ाते हैं दोनों सालों के लिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि यहां पर हमारे पास एग्जिस्टिंग है 800, तो यहाँ पे उसी तरह हम क्या करेंगे कि 800 को मल्टीप्लाई कर देंगे जब 1.06 से, तो ये इस साल के लिए बढ़ जाएगी। नेक्स्ट ईयर के लिए फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.06 से, तो ये नेक्स्ट ईयर के लिए बढ़ जाएगी। और हमें जो न्यू प्रोजेक्ट के लिए दी गई थी वो दी गई थी 950 की, और कहा गया था कि ये 1.05 पे बढ़ेगी। इसी तरह से हम नेक्स्ट ईयर के लिए भी इसको इंक्रीज कर लेंगे। सॉरी, ये कहा गया था कि ये 1.05 से नहीं बल्कि ये 8% से बढ़ेगी, तो यहाँ पे हम इसके फैक्टर को चेंज करके 950 इंटू 1.08 कर देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट ईयर के लिए भी वेरिएबल कॉस्ट को हमने कैलकुलेट कर लिया। अब जब सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि सेल्स में से लेस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट को, तो ये कंट्रीब्यूशन आ गया। तो इसी तरह हमने न्यू ईयर के ईयर 1 ईयर 2 के लिए, एग्जिस्टिंग ईयर 1 ईयर 2 के लिए कंट्रीब्यूशन को फाइंड कर लिया। अब क्योंकि प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो उसके बाद हम तमाम कॉस्ट को लेस कर देंगे, जिनमें फिक्स कॉस्ट थी, ऊपर हमारे पास एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट थी, मार्केटिंग और सेलिंग कॉस्ट थी। तो यहां से हम इन तमाम कॉस्ट को अपने पास नीचे मेंशन कर लेते हैं कि फिक्स कॉस्ट है, उसके अलावा एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग और सेलिंग कॉस्ट है, और इसके बारे में हमें कोई और डिटेल नहीं दी गई। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हम इसी फिक्स कॉस्ट को एज इट इज उठा के दोनों एग्जिस्टिंग और न्यू प्रोजेक्ट में लिख देंगे, और हर साल में इतनी ही कॉस्ट होगी इसको एज्यूम कर लेंगे। और यहां पर सारी कॉस्ट हर साल के लिए लिख लेंगे, जो कि 450 थी। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट जो थी वो सिर्फ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट की थी, सॉरी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट की थी। तो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट में हमने न्यू प्रोजेक्ट की कॉस्ट और एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट की कॉस्ट लिखी, और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी यहाँ पर न्यू में थी सिर्फ, इसलिए न्यू में ही लिखी गई है। तो अब इन तमाम कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन में से जब लेस किया जाएगा तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या आ जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन के पास दोनों प्रोजेक्ट से रिलेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन हमें दोनों प्रोजेक्ट का प्रॉफिट नहीं बल्कि हमें चाहिए इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। अब इंक्रीमेंटल कैश फ्लोस को पहले इनका प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हम इसकी कैलकुलेशन तक पहुंच चुके हैं। तो यहाँ कंट्रीब्यूशन में से ये तमाम जो कॉस्ट है, इस तमाम कॉस्ट को हम लेस करेंगे। तो ये ईयर 1 का 1294 प्रॉफिट आ जाएगा और ईयर 2 का 1541.92 प्रॉफिट आ जाएगा। इसको हम बोल्ड कर देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हमने कैलकुलेट कर लिया है प्रॉफिट। इसी तरह अब ईयर 2 के लिए भी हम प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेंगे कि उसके कंट्रीब्यूशन में से तमाम एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे, तो हमारे पास प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ न्यू और एग्जिस्टिंग दोनों प्रोजेक्ट्स का प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया है। तो यहाँ इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज निकालेंगे। उससे पहले यहाँ पे हम टोटल कैश फ्लोस देख लेंगे कि एग्जिस्टिंग और न्यू की टोटल कैश फ्लोस क्या हैं। तो न्यू के टोटल के लिए क्या करेंगे हम कि यहाँ पर 3300 में ऐड कर देंगे 365 जो ईयर 2 का था। इसी तरह से वेरिएबल कॉस्ट और तमाम जो कैश फ्लोस हैं उनको हम लोग आपस में टोटल कर लेंगे।
तो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट से रिलेटेड तमाम हमने टोटल कर लिया, जिसमें हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन टोटल आया वो आया 4795.2 का। इसी तरह तमाम इनको लेस करने के बाद जो प्रॉफिट को यहीं से ही हम टोटल कर लेंगे और उसका टोटल भी हमारे पास आ जाएगा 2835.92 रुपीस का। ये टोटल न्यू प्रॉफिट है, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट नहीं है। जिस तरह यहाँ पर न्यू के लिए किया गया है उसी तरह एग्जिस्टिंग के लिए भी तमाम कैश फ्लोज को टोटल कर लेंगे। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग का भी टोटल हमारे पास क्रिएट हो गया। अब इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज के लिए क्या करेंगे कि यहाँ जो न्यू प्रोजेक्ट से रिलेटेड टोटल सेल्स आई हैं उनमें से लेस कर देंगे जो एग्जिस्टिंग पहले से सेल्स चल रही थी। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के पास आगे इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज या इंक्रीमेंटल सेल्स का जो कैश फ्लो है वो आ गया 2625। इसी तरह से वेरिएबल कॉस्ट के लिए भी क्या करेंगे कि न्यू में से एग्जिस्टिंग को लेस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि नया लेने की वजह से इजाफी कितने वेरिएबल कॉस्ट आई है और वो आई है 387.2 रुपीस की। इसी तरह से अब क्या करेंगे कि इसका कंट्रीब्यूशन किस तरह फाइंड करेंगे, जिस तरह हम नॉर्मल कंट्रीब्यूशन फाइंड करते हैं कि 2625 में से लेस कर देंगे इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2237.8। अब क्या करना है कि यहां पर इंक्रीमेंटल कैश फ्लो लिखना है, उसके लिए क्या करेंगे कि फिक्स कॉस्ट को न्यू फिक्स कॉस्ट में से एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट को लेस कर देंगे। इसी तरह तमाम जो फिक्स कॉस्ट हैं उनको लेस कर देंगे। तो यहां पर तमाम जो कॉस्ट हैं न्यू में से एग्जिस्टिंग को लेस करने के बाद हमारे पास जो इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज आए हैं, क्योंकि ये कॉस्ट हैं तो ये तमाम जो कैश फ्लोज हैं ये इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लोज हैं। तो यहां पे अब क्या हो गया कि हमारे पास तमाम कॉस्ट भी आ गई। ये हमने कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया हुआ था, तो अब क्या करेंगे कि इंक्रीमेंटल प्रॉफिट के लिए हम यहां पे इंक्रीमेंटल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन आया हुआ था उस इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन में से ये तमाम कॉस्ट वन बाय वन इनको लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। तो हमारी जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई कि हमने इंक्रीमेंटल प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब दूसरी क्या रिक्वायरमेंट है कि क्या इसको नया प्रोजेक्ट कंसीडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे कि न्यू से जो टोटल न्यू प्रॉफिट आया है, यहां पर टोटल न्यू प्रॉफिट में से जो कि 2835.92 आया है, इसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट को लेस कर देंगे जो कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी 800,000 की। तो यहां पे हम 3000 को इग्नोर कर रहे हैं, तो मतलब हमने सिर्फ 800 लिखना है। तो यहां पे हमारे पास जो प्रॉफिट आ गया नए प्रोजेक्ट से रिलेटेड आफ्टर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, वो प्रॉफिट होता है टोटल प्रॉफिट आफ्टर इन्वेस्टमेंट, और वो आ गया 2035.92 रुपीस का। इसमें हमने क्या किया था कि प्रॉफिट जो पहले से कैलकुलेट कर लिया था टोटल न्यू का, उसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट 800 की लेस कर दिया तो हमारे पास 2035.92 का प्रॉफिट आ गया। तो ये हमने सेकंड रिक्वायरमेंट देखनी क्या थी, सेकंड रिक्वायरमेंट में कि कंपनी को ये प्रोजेक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो कंपनी प्रॉफिट दे रही है ऑर्गेनाइजेशन को जो कि एग्जिस्टिंग प्रॉफिट से भी ज्यादा है, और आफ्टर इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट जो है वो दे रही है कंपनी। तो अगर प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है, कंपनी को प्रोजेक्ट से प्रॉफिट आ रहा है, तो इसका क्या मतलब होगा कि ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेगी और इस प्रोजेक्ट पे वर्किंग करेगी। तो यहां पे हमने अपनी सजेशन भी दे दिया। तो हमारे जो दोनों रिक्वायरमेंट्स हैं कि इंक्रीमेंटल प्रॉफिट कैलकुलेट करें, वो भी कंप्लीट हो गई, और टोटल प्रॉफिट आफ्टर इन्वेस्टमेंट के थ्रू हमने ये भी देख लिया कि प्रोजेक्ट कंपनी एक्सेप्ट करेगी। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज क्या होते हैं, और अगर मुख्तलिफ सालों के कैश फ्लोज दिए गए हों तो उनमें से किस तरह से टोटल कैश फ्लोज के मुताबिक इंक्रीमेंटल प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाता है।